नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम अपने पिछले सेशन से ही पढ़ रहे हैं पत्र लेखन, और पत्र लेखन के बारे में हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं कि पत्र लेखन क्यों आवश्यक है, पत्र लेखन की महत्ता क्या है और पत्र लेखन के प्रकार। तो पत्र लेखन के प्रकारों में हमने दो मुख्य प्रकार पढ़े थे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो हमने पिछले सेशन में हमने पत्र लिखा था वो हमारा औपचारिक पत्र था, और वो पत्र हमने लिखा था स्कूल के प्रधानाध्यापक को शुल्क की माफी के लिए। और उसके बाद मैंने आपको एक और पत्र होमवर्क में दिया था कि आप विद्यालय से अवकाश लेने के लिए पत्र लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क था। ये जो पत्र थे, ये दोनों पत्र आपके औपचारिक पत्र थे। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, जिसमें हम किसी भी कार्यालय में, यानी कि व्यावसायिक पत्र जो व्यवसाय से जुड़ा हुआ, कार्यालय से जुड़ा हुआ, या प्रार्थना पत्र या किसी चीज की प्रार्थना जब हम करते हैं तो वो जो पत्र हम लिखते हैं, ये सारे पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। आज हम लिखेंगे अनौपचारिक पत्र, और अनौपचारिक पत्रों में मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्तिगत रूप से जो हम पत्र लिखते हैं, चाहे अपने मित्र को लिखें, चाहे अपने माता पिता को लिखें, चाहे अपने भाई बहन को लिखें, चाहे अपने सगे संबंधियों को लिखें, तो ये सारे पत्र हमारे अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो हम आज अनौपचारिक पत्र को लिखना सीखेंगे। तो शुरू करेंगे हम आज का सेशन। आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, आपको कॉपी में भी ये सारी चीजें लिखनी है ताकि आप इनको रिवाइज कर सकें, आप इनको समझकर दोबारा लिख सकें। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमने पिछले सेशन में जो पत्र लिखा था, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि विद्यालय में शुल्क से मुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। और प्रार्थना पत्र सभी ने लिख लिया था और होमवर्क भी सभी ने कर लिया होगा। आज का जो हमारा पत्र है वो अनौपचारिक पत्र है, और जैसे कि मैंने इसमें आप लोग को बताया कि इसके अंतर्गत जो हमारे पत्र आते हैं वो पत्र या तो प्रार्थना पत्र होते हैं, या फिर व्यावसायिक पत्र होते हैं, और या फिर कार्यालयी पत्र होते हैं। तो अभी हमने जो पत्र यहाँ पर लिखा था ये प्रार्थना पत्र था, और अभी हम एक और पत्र मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ जो कार्यालयी पत्र है। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे। तो ये पत्र है आपका नंबर 2। नंबर 1 में हमने लिखा था प्रार्थना पत्र लिखा था, जो कि स्कूल के प्रधानाध्यापक जी को लिखा था शुल्क की माफी के लिए। अभी ये वाला पत्र हम लिखेंगे पोस्ट मास्टर जी को। पोस्ट मास्टर जी के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, किसे कहते हैं हम पोस्ट मास्टर जी। जो पोस्ट ऑफिस में हमारे अधिकारी होते हैं उन्हें हम पोस्ट मास्टर कहते हैं। पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखिए। क्यों लिखना है हमने पोस्ट मास्टर जी को पत्र? जिसमें डाकिया किसे कहते हैं? जो आपके लेटर्स को आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें डाकिए के विरुद्ध शिकायत की गई है। तो इस तरह का आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें डाकिए के विरुद्ध शिकायत की गई है, और वो प्रार्थना पत्र आपको लिखना है पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर जी हैं, क्योंकि सारे जो लेटर्स आते हैं, सारे जो पत्र आते हैं वो कहाँ आते हैं? आपके डाक विभाग में आते हैं, या फिर जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां पर आते हैं। तो पोस्ट
मास्टर जो है यानी कि वहां के जो अधिकारी हैं आपको उनको एक शिकायत पत्र भेजना है जिसमें आप डाकिए के विरुद्ध शिकायत करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके बहुत जरूरी पत्र जो होते हैं वो समय पर आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डाकिए की गलती की वजह से या कई बार जो विभाग की गलती की वजह से वो पत्र आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये हम कार्यालयी पत्र यानी कि अगर आपको किसी अधिकारी को आपने कोई पत्र लिखना है, किसी विभाग से जुड़ा हुआ आपने कोई पत्र लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे, और ये औपचारिक पत्रों का ही दूसरा भाग है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, और एक मेन चीज आप इसमें याद रखेंगे कि जब भी आप किसी कार्यालयी पत्र को लिखेंगे तो उससे जुड़े हुए अधिकारियों के जो नाम होते हैं आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे, आप उनके पद का नाम वहां पर लिखेंगे। कभी भी आप उनके पर्सनल जो उनके नेम है उन नेम का उन नामों का प्रयोग आप पत्र लिखने में नहीं करेंगे, भले ही आपको नाम पता हो या नहीं पता हो। आप हमेशा, क्योंकि आप डाक विभाग के अधिकारी को लिख रहे हैं या किसी और विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति को लिख रहे हैं तो आप उनके पद का उपयोग वहां पर करेंगे। तो यहाँ पर हम डाक विभाग के जो अधिकारी हैं उनको पत्र लिख रहे हैं, पोस्ट मास्टर जी को पत्र लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेवा में मुख्य डाकपाल महोदय। अपनी जगह का नाम लिखेंगे, जो भी आपका एरिया है, जहां भी आपका ये पोस्ट ऑफिस है, आप वहां का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। और फिर उसके बाद, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक पत्रों में सबसे पहले आपको विषय बताना होता है। जब आप एड्रेस लिखते हैं तो उसके बाद आपको विषय बताना होता है, पत्र का जो विषय है। तो इसके बाद आप लिखेंगे पत्र का विषय। तो पत्र का विषय क्या है? डाकिए के विरुद्ध शिकायत पत्र। डाकिए के विरुद्ध शिकायती पत्र। तो इस तरह से हमने विषय यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे संबोधन, और मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें हम अभिवादन नहीं करते हैं। जो भी हमारे औपचारिक लेटर्स होते हैं, औपचारिक पत्र जो होते हैं, उसमें हम अभिवादन नहीं करते हैं। किसी को भी हम सादर प्रणाम, नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर सीधे संबोधन करेंगे, संबोधित करेंगे मान्यवर निवेदन यह है कि यह है कि, तो हम क्या लिख रहे हैं? जब आपको पता चल जाएगा कि आपका मुख्य विषय क्या है, अगर एक बार आपको कंफर्म है कि आपका विषय क्या है, आप किस विषय पर इस पत्र को लिख रहे हैं, तो आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि आपने अंदर क्या लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे निवेदन यह है कि, ये तो आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मैं देहरादून निवासी व्यक्ति आपका इस क्षेत्र में नियुक्त डाकिये के विरुद्ध आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता हूं। यानी कि आपका जो ध्यान है, मैं वो आपके एरिया में जो नियुक्त डाकिया है उनके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, ताकि, क्योंकि यहाँ पे जो क्या होता है
ना तो यहाँ पर नियमित रूप से डाक लेने कोई आता है और ना ही नियमित रूप से कोई यहाँ पर डाक बांटने आता है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि आजकल हमारे पास लोगों से अपने विचारों के आदान प्रदान का जो एक तरीका है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया है। उसके संसाधन भी बहुत ज्यादा अलग हो गए हैं कि हम फोन कॉल कर देते हैं, हम वीडियो कॉल कर देते हैं, हम वॉइस कॉल कर देते हैं, हम मैसेज छोड़ देते हैं। लेकिन एक समय हमारा ऐसा था कि सारी चीजें जो हम पत्रों के द्वारा करते थे, और आज भी ऐसा नहीं है कि आज के समय में पत्रों की महत्ता समाप्त हो गई है। पत्रों की महत्ता अपने जगह पर बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो चीजें हैं वो बदल गई हैं। सारी चीजें अब थोड़ा सा फास्ट हो गई हैं सारे। तो पहले क्या होता था कि जो लेटर्स हर गली में या हर दूसरी गली में या हर एक इलाके में एक लेटर बॉक्स लगा हुआ होता था। अगर किसी को भी अपना लेटर सेंड करना है, भेजना है, तो वो पत्र जाकर डाक विभाग में न देकर लेटर बॉक्स में डाल दिया करता था, और वहां पर डाकिया आता है और फिर वो सारे लेटर बॉक्स को खाली करता है और फिर पत्र में दिए गए निश्चित स्थान के अनुसार पत्र को बांट दिया जाता है। तो क्योंकि हम अभी पत्र लिखना सीख रहे हैं, हम पत्र को लिखने का तरीका जान रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि आप अपने एरिया का नाम लिखेंगे कि मैं इस क्षेत्र का निवासी, आपके द्वारा इस क्षेत्र में नियुक्त, ठीक है, का मैं निवासी, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बहुत बड़ा होता है, पूरे देहरादून में या पूरे एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें केवल एक डाकिया नहीं होता, बहुत सारे डाकिये होते हैं। तो आप अपने इलाके का नाम लिखेंगे और बताएंगे निवासी आपके द्वारा नियुक्त, आपके द्वारा नियुक्त डाकिये के विरुद्ध आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। करना चाहता हूं। वह ना तो नियमित रूप से डाक लाता है और ना ठीक समय पर इसे बांटता है। ठीक है, लिखेंगे कि क्योंकि आप डाकिये के खिलाफ, डाकिये के विरुद्ध आप यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं, तो आपको कारण स्पष्ट करना होगा कि क्यों आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, क्यों आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो आपको स्पष्ट करना है क्योंकि डाकिया ना तो नियमित रूप से यहाँ पर डाक लाता है और ना ही ठीक समय पर उसे बांटता है, जिससे कई बार आवश्यक पत्र
क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे आवश्यक पत्र होते हैं, जैसे किसी का एडमिट कार्ड होता है, एग्जाम देने किसी को जाना होता है, या फिर किसी की नौकरी का लेटर होता है, या फिर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, वहां का जरूरी पत्र होता है, किसी का किसी और काम से जुड़ा हुआ जरूरी पत्र हो सकता है। तो क्या होता है कि जिससे कई बार आवश्यक पत्र भी समय पर नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। जिससे, और इसके बाद जैसे आप यहाँ पर आवश्यक पत्र बता रहे हैं कि जो आवश्यक पत्र है वो भी कई बार समय पर नहीं मिल पाते हैं, तो आप यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजंस लिख सकते हैं, बहुत सारे कारण लिख सकते हैं कि जैसे कई मुझे कल यानी कि मुझे कल ऐसा पत्र मिला कि जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, और एक मनी ऑर्डर था जो हमारे पड़ोस के एक वृद्ध व्यक्ति का, जो कि उसके पास बहुत पहले आ चुका था, लेकिन उसने कई दिनों तक नहीं दिया, जिससे उनको परेशानी हो गई। तो ये सारी चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे जिससे लोगों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है किस चीज से, कि अगर वो उनका मनी ऑर्डर आना है या कोई जरूरी लेटर आना है और वो उन्हें ऐन वक्त पर मिलता है, तो जिससे उन्हें काफी परेशानी कई बार उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हमने उसे कई बार समझाया पर उसको नहीं, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती है। तो अतः आपसे प्रार्थना है कि डाकिये को या तो समझाया जाए या फिर बदलकर अच्छे डाकिये को नियुक्त किया जाए, नियुक्त करने की कृपा करें। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि आपसे प्रार्थना है कि इस डाकिये को या तो समझाया जाए, यानी कि अपने काम के बारे में एक बार बताया जाए कि आपका ये काम है और आप इसे अच्छे से कीजिए, और या तो फिर इसे बदलकर किसी अच्छे डाकिये को वहां पर नियुक्त किया जाए। और उसके बाद आप लिखेंगे आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद अंत में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो
हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? या तो हम प्रयोग करते हैं भविदय, या फिर हम करते हैं प्रार्थी, या फिर हम प्रयोग करते हैं निवेदक। इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भविदय, सॉरी भवदीय, ख ग, यानी कि अपना नाम डालेंगे और आज की जो तिथि है आज की तिथि डालेंगे और उसके बाद आप डालेंगे पता और यहाँ आप डालेंगे नाम। तो नाम, तिथि और एड्रेस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरह से हमने जो हमारे दो औपचारिक पत्र हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। दो औपचारिक पत्र हमने किए। एक और बहुत ही जरूरी जो पत्र है वो अक्सर जो आपके एग्जाम में आता है वो पत्र आपका है कि आप किसी भी न्यूज़पेपर के जो संपादक हैं उनके नाम पर ध्वनि प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण के संबंध में आप एक पत्र लिखिए। किस लिए पत्र लिखेंगे आप पत्र लिखेंगे कि जो न्यूज़पेपर के जो लोग हैं वो या तो जो भी आप जिसके ऊपर भी आप लिखना चाहते हैं, ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, कि का जो संबंधित के जो अधिकारी हैं उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करने हेतु। तो यहाँ पर हम एक पत्र लिखते हैं, ये आपका होमवर्क होगा। आप इस पे लिखेंगे नव भारत टाइम्स के संपादक के नाम ध्वनि प्रदूषण के संबंध में एक पत्र लिखिए। तो ये आपने नव भारत टाइम्स जो न्यूज़पेपर है आपने उनको ये पत्र लिखना है कि आप ध्वनि प्रदूषण की तरफ संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने हेतु ये आप इस बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप पत्र में किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय नव भारत टाइम्स, फिर आप एड्रेस डालेंगे जहां से भी आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आप विषय लिखेंगे। विषय में लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण की तरफ संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र। तो ये आपका मुख्य विषय है कि यहाँ पर आप अधिकारी का ध्यान ध्वनि प्रदूषण की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। फिर आप लिखेंगे संबोधन, जिसमें आएगा मान्यवर या फिर महोदय। उसमें आप लिखेंगे आपके प्रतिष्ठित समाचार के माध्यम से मैं शासन का ध्यान वर्तमान में फैलते ध्वनि प्रदूषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यानी कि वर्तमान में क्या होता है कि बाजारों में या फिर धार्मिक स्थलों पर या फिर शादी विवाह समारोहों में या और भी कई चीजों पे क्या होता है, सुबह से देर रात तक लाउड स्पीकर बजते रहते हैं। अधिकांश जो धार्मिक स्थल है या विवाह स्थल है वहां पर क्या होता है कि घनी ये जो होते हैं ये घनी आबादी वाले एरिया में स्थित होते हैं और इससे क्या होता है कि आसपास के विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, आसपास के चिकित्सालयों में जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और
और साथ के साथ बहुत सारे जो अध्ययन कर रहे लोग होते हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें परेशानी होती है। तो इसका अतः हमारा अनुरोध है कि इस संबंध में गहनता से विचार करते हुए जो इन स्थलों पर, चाहे वो विवाह समारोह स्थल हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो जो भी चीजें हो, बाजार हो या गाड़ियों की हो, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा कम कराई जाए, जिससे कि इसके लिए कुछ नीतियां बनाई जाएं जिससे कि ध्वनि प्रदूषण सामान्य जनता को प्रभावित ना करे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण को हम पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप उसको थोड़ा सा नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं पर गाड़ी चला रहे हैं तो अनावश्यक रूप से आप हॉर्न नहीं बजाएंगे। आप रात के समय अगर किसी विवाह स्थल पर है या सार्वजनिक स्थान पर है तो आप वहां पर ज्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे। और जहां तक आपसे हो सकता है कि आप जो भी चीजें प्रयोग कर रहे हैं ध्वनि से संबंधित, तो उनकी आप रेंज इतनी रखिए कि वो आपके आसपास ही रहे, बाकी के लोगों को परेशानी उससे ना हो। तो इस तरह की सारी बातें आप अपने इस पत्र में लिखेंगे। और उसके बाद सेम नीचे भवदीय और उसके बाद नाम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद डेट, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद हम आते हैं आपके अनौपचारिक पत्रों में। तो अनौपचारिक पत्र बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अनौपचारिक पत्रों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपने भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को पत्र भेजते हैं। तो बहुत ही इजी एक लेटर है, बहुत ही इजी एक पत्र है। अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर ये अनौपचारिक पत्र है, आप अपने मित्र को लिख रहे हैं उसके जन्मदिन पर उसे बधाई देने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका पता है वो आप डालेंगे। उसके बाद आप दिनांक डालेंगे। जब भी आप इस पत्र को लिख रहे हैं आप यहाँ पर दिनांक डालेंगे। उसके बाद क्योंकि जैसे कि हमने कहा था जो औपचारिक पत्र होते हैं इसमें अभिवादन होता है। तो आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप मित्र के पत्र में लिखेंगे प्रिय मित्र। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र और फिर लिखेंगे स्नेह के साथ, ठीक है, या फिर लिखेंगे परम स्नेह के साथ। इसके बाद आप लिखेंगे परम स्नेह के साथ या परम स्नेह भी आप केवल लिख सकते हैं। प्रिय मित्र के नीचे आप लिखेंगे परम स्नेह और उसके बाद आप लिखेंगे, सीधे आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे। इसमें कोई निवेदन नहीं होता क्योंकि ये कोई प्रार्थना पत्र नहीं है, ये कोई औपचारिक पत्र नहीं है, ना किसी व्यवसाय से जुड़ा है ना किसी कार्यालय से। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो आपकी बात है आप उसको रखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र, स्नेह, परम स्नेह सहित आप लिखेंगे जन्मदिन मुबारक हो या जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर खुशी मिली कि तुमने अपने जन्मदिन पर मुझे आमंत्रित किया है या आज तुम्हारा जन्मदिन है। जो भी आपको लगता है कि आपको इस तरह से लिखना चाहिए। और फिर आप लिखेंगे मैं इस शुभ अवसर पर, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर तुम्हें हार्दिक
शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम इसी तरह खुश रहो और जियो हजारों साल। और उसके बाद फिर आप आगे का जो भी टॉपिक आप लिखना चाहते हैं कि मैं आपके जन्मदिन पर आने का प्रयास करूंगा, आपने मुझे बुलाया है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं और मैं तुम्हारे लिए, अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं तुम्हारे लिए एक उपहार जरूर भेजूंगा और तुम अपने घर के बड़ों को मेरा प्रणाम कहना और फिर से मैं तुम्हें बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं तुम्हारे जन्मदिन की। तो इस तरह आप इसमें लिखेंगे और अंत में लिखेंगे हार्दिक शुभकामनाओं सहित हार्द, क्योंकि आप जन्मदिन का लेटर लिख रहे हैं तो अंत में लिखेंगे हार्दिक शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र और उसके बाद आप लिखेंगे अपना नाम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ना तो कोई धन्यवाद आपको लिखना है, ना ही आपने यहाँ पर कोई ऐसी फॉर्मल चीजें आपको कोई यहाँ पर नहीं लिखनी है। ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, यानी कि अनौपचारिक पत्र है, तो आप अपने तरीके से इसको जो आपका विषय है उसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं और अंत में आप अपने मित्र को शुभकामनाएं दे सकते हैं। और बिल्कुल एक छोटा सा होमवर्क इसमें आपके लिए है, एक और अनौपचारिक पत्र जो आप अपने मित्र को प्रातः भ्रमण के लाभ बताते हुए लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे। ये अनौपचारिक पत्र है, तो आप अपने मित्र को बता रहे हैं या अपने छोटे भाई को बता रहे हैं प्रातः भ्रमण के क्या लाभ हैं, सुबह उठकर घूमने के क्या लाभ हैं। तो आप चाहे अपने मित्र को लिखें, चाहे अपने भाई को लिखें, आप इस पत्र को लिखेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है और ये आपका होमवर्क। तो बच्चों, आज हमने एक औपचारिक पत्र पढ़ा और एक अनौपचारिक पत्र पढ़ा और दोनों के होमवर्क भी मैंने आपको दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये दोनों होमवर्क आप करेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।